अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक सूचीबद्ध किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नई विशेषताएं बताया है और ग्रेनले ऑस्टिन ने नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा बताया है। तो किसने? जो ग्रेनले ऑस्टिन था, उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा बताया है। यह सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की परिकल्पना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जैसा सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं। फिर मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों में संविधान का दर्शन समाहित है। इन्हें संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। फिर डीपीएसपी गैर न्याय संगत क्यों है? तो शासन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, पहला कारण। क्योंकि डीपीएसपी का उद्देश्य सरकार के लिए नीतियां बनाने के लिए दिशा निर्देश देना है, ना कि लागू करने योग्य अधिकार। उन्हें न्यायोचित बनाने से नीतिगत मामलों पर न्यायिक निगरानी की आवश्यकता होगी। फिर मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष। कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते थे, इसलिए उनका क्रियान्वयन राज्य के विवेक पर छोड़ दिया। उदाहरण, भूमि सुधार कानूनी संपत्ति के अधिकार के साथ संघर्ष करते थे। तो भूमि सुधार कानून संपत्ति के अधिकार के साथ संघर्ष करते थे। फिर सरकार के लिए लचीलापन। गैर न्याय संगतता नीति निर्माण में लचीलापन प्रदान करती है, जिससे सरकार को विविध हितों में संतुलन बनाने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूलन ढालने में मदद मिलती है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने पर नीति के कुछ सिद्धांत जैसे मातृत्व राहत जैसे कल्याणकारी उपायों के चरणबद्ध क्रियान्वयन को अनुमति देता है। फिर संसाधनों की कमी। स्वतंत्रता के बाद भारत में सभी नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव था। जैसे अनुच्छेद 41 काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। फिर अगला है विकासवादी दृष्टिकोण। तो गैर न्याय संगत प्रगति इन सिद्धांतों की प्रगतिशील क्रियान्वयन की अनुमति देती है, जो कि समय के साथ देश के आर्थिक सामाजिक विकास के अनुकूल होते हैं। जैसे अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बालावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। तो इसके लिए आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत का मार्गदर्शन किया गया। फिर जनता द्वारा स्वीकृति। तो संविधान निर्माताओं ने इन सिद्धांतों को पूरा करने के लिए अदालती कार्रवाई की बजाय लोगों की समझदारी पर भरोसा किया है। कई निर्देशों को सरकारी कार्रवाइयों के जरिए लागू किया गया। जैसे शिक्षा का अधिकार शुरू में एक नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मौलिक अधिकार बना दिया गया। फिर क्रियान्वयन में जटिलता। तो भारत के रीति रिवाज और परंपराओं में विविधता के कारण कुछ निर्देशक तत्व क्रियान्वयन में जटिल हो सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 44। तो अपन वापस देखते हैं कि इनको क्यों गैर न्याय संगत बनाया है। तो शासन के मार्गदर्शन के सिद्धांत है पहला। तो फिर मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं, ठीक है। फिर सरकार के लिए लचीलापन प्रोवाइड करते हैं, संसाधनों की कमी थी, विकासवादी दृष्टिकोण, जनता के द्वारा स्वीकृति और क्रियान्वयन में जटिलता। फिर डीपीएसपी का वर्गीकरण। तो पहला समाजवादी सिद्धांत। तो अनुच्छेद 38। तो जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38(2), जिसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का अधिकार देता है, जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देती है। तो कार्यान्वयन किया गया इसका योजना आयोग की स्थापना 1950 के द्वारा। फिर अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के सिद्धांत में आजीविका, संसाधन समानता सुनिश्चित करना, धन के संकेंद्रण को रोकना, समान वेतन प्रदान करना, श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा बाल कल्याण को बढ़ावा देना शामिल होना चाहिए। इसके लिए फिर जीवन बीमा 1956, बैंक 1969 और सामान्य बीमा 1971 का राष्ट्रीयकरण किया गया और पीवी पर्स का अनुमूलन किया गया। फिर 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह एक ऐसी कानूनी प्रणाली के संचालन को सुनिश्चित करता है जो न्याय को बढ़ावा देती है और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। फिर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 ने विवाद समाधान के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता और लोक अदालत का एक नेटवर्क स्थापित किया था। फिर अनुच्छेद 41 राज्य की आर्थिक क्षमता के भीतर कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार दिया है।
उदाहरण है इसका मनरेगा 2005 काम के अधिकार की गारंटी देता है। फिर अनुच्छेद 42 कार्य की न्याय संगतता एवं मानवीय स्थिति तथा मातृत्व राहत का प्रावधान। तो इसका उदाहरण है जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। फिर अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीविका, मजदूरी, सभ्य कार्य आदि और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा। तो इसके उदाहरण है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संहिता 2020, ये सब। फिर अनुच्छेद 43A उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो इसका उदाहरण है कार्य समितियां, संयुक्त प्रबंधन परिषदें। फिर अनुच्छेद 47 भोजन का स्तर, जीवन के स्तर को बढ़ाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। इसके उदाहरण है सामुदायिक विकास केंद्र विकास कार्यक्रम 1952, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 से 79, मनरेगा 2006 और आंगनवाड़ी सेवाएं। तो ये हो गए कौन से सामाजिक वाले। सामाजिक वाले वापस देखते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। फिर है गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत कौन से हैं। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में क्रियान्वयन किया गया। फिर अनुच्छेद 43 इसमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। तो ग्राम्य खाद्य उद्योग बोर्ड, खादी और ग्राम उद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, रेशम बोर्ड, कोयर बोर्ड आदि इसके कार्यान्वयन है। फिर अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रणाली और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा। तो अनुच्छेद इसका क्रियान्वयन किया गया 97वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सहकारिता को जोड़ दिया। फिर अनुच्छेद 46 जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो इसके लिए क्रियान्वयन किया गया है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1993, महिला आयोग 92। फिर अनुच्छेद 47 जिसमें पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना तथा औषधीय प्रयोजन को छोड़कर मादक पेय तथा दवाओं पर प्रतिबंध लगाना। इसके लिए क्रियान्वयन किया है बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में शराब पर प्रतिबंध। फिर अनुच्छेद 48 जिसमें आधुनिक पद्धतियों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके कृषि और पशुपालन का संगठन तथा गाय और बछड़ों के वध पर प्रतिबंध। तो क्रियान्वयन किया गया है इसका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और आधुनिक डेयरी फार्मिंग तकनीकों को बढ़ावा देकर। फिर कुछ उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत जिसके अनुच्छेद 44 जैसे कि नागरिकों के समान नागरिक संहिता, राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करेगा। तो क्रियान्वयन कैसे, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। फिर अनुच्छेद 45 यहाँ पे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, राज्य सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। और क्रियान्वयन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जिससे और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति। फिर अनुच्छेद 48 जिसमें कृषि और पशुपालन का संगठन, राज्य आधुनिक पद्धति से कृषि और पशुपालन का संगठन करेगा तथा नस्लों का संरक्षण और सुधार करेगा। जिसमें विभिन्न कदमों में फिर इसका क्रियान्वयन किया गया है जैसे विभिन्न कदमों में राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम ये है। फिर अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण, राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुधार करने तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। तो इसके क्रियान्वयन से संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का सृजन, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे मिशन। फिर अनुच्छेद 49 जिसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करेगा, राज्य कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं को क्षति से बचाएगा। तो इसके क्रियान्वयन है प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल व अवशेष अधिनियम 1958। फिर है अनुच्छेद 50 जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना चाहिए। क्रियान्वयन किया गया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया। फिर अनुच्छेद 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का प्रयास करेगा। क्रियान्वयन किया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसी
पहल और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सक्रिय भागीदारी। तो ये हो गए अपने कौन कौन से। तो गांधीवादी वाले कौन कौन से? अनुच्छेद 40, 43, 43, 43 बी, अनुच्छेद 46, 47 और 48। फिर बौद्धिक सिद्धांत है 44, 45, 48, 48 ए, 49, 50 और 51। अब है डीपीएसपी में संशोधन कहाँ कहाँ पे हुए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान के भाग 4 में नए निर्देश प्रस्तुत किए गए, जैसे कि अनुच्छेद 39 ए जोड़ा गया, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 39 एफ जोड़ा गया, यह सुनिश्चित करना कि बच्चे सुरक्षित सुरक्षित स्वतंत्रता और सम्मान के साथ स्वस्थ रूप से विकसित हों और उन्हें शोषण और परित्याग से बचाया जाए। फिर अनुच्छेद 43 ए जोड़ा, जिसमें औद्योगिक परिबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48 ए जोड़ा, इसमें पर्यावरण का संरक्षण व सुधार। फिर अगला संविधान संशोधन है 44वां 1978, जिसमें अनुच्छेद 38 में धारा 2 जोड़ी गई, मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। फिर अनुच्छेद 38(2) में इसमें आय में आर्थिक असमानता को न्यूनतम करने तथा व्यक्तियों और समूहों के बीच स्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। फिर अगला एक संविधान संशोधन हुआ 86वां, जो 2002 में हुआ। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 45, जिसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की बात की गई, और अनुच्छेद 21 ए में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो ये हैं संशोधन, ये हुए। फिर पेश किए गए परिवर्तन ये थे, और नए निर्देश और अनुच्छेद जो ये जोड़े हुए। तो संशोधन 42वां, 44वां और 86वां। फिर भाग 4 के बाहर कुछ निर्देश हैं। तो भाग 4 के अतिरिक्त कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे अनुच्छेद 335 में दिए गए हैं भाग 16 में। फिर मातृभाषा में शिक्षा अनुच्छेद 350 ए में भाग कौन से में 17 में, और हिंदी भाषा का विकास अनुच्छेद 351 भाग 17 में। ये निर्देश भी गैर न्याय संगत है और इन्हें भाग 4 में डीपीएसपी के बराबर महत्व दिया गया है। न्यायपालिका ने घोषणा की है कि संविधान के सभी भागों को एक साथ ही पढ़ा जाना चाहिए। फिर डीपीएसपी का महत्व और उपयोगिता क्या है। तो ये निर्देश महत्व क्या है, विवरण और विशिष्ट उदाहरण देखें। तो पहले निर्देश और परिवर्तन के साधन है। तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य में बदलने के लिए खाके के रूप में कार्य करता है। सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधनों और कानूनों का मार्गदर्शन करता है, जैसे अनुच्छेद 48। कृषि और पशुपालन का संगठन करना, कृषि सुधार और पशु कल्याण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया गया। फिर शासन के लिए नैतिक और आचारिक ढांचा है। तो यह विधायकों और प्रशासकों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। उदाहरण अनुच्छेद 47, पोषण के स्तर को बढ़ाने का राज्य का कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी नीतियों को प्रभावित किया। फिर न्याय उचित नहीं फिर भी प्रभावशाली है। कैसे कानूनी और नीति निर्माण को प्रभावित करता है, एक ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत मतदाता सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता भारत में व्यक्तिगत कानूनों के संबंध में बहस और अंततः कानून बनाने को प्रेरित किया। फिर सामाजिक आर्थिक न्याय, तो असमानताओं को कम करने के लिए वंचित समूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए आजीविका के अधिकार, समान वेतन, स्वास्थ्य सुधार जैसे कल्याणकारी उपायों को वकालत करता है। जैसे कि अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत, जैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को प्रभावित किया गया। फिर मौलिक अधिकारों के पूरक के रूप में, मौलिक अधिकारों के पूर्ण आनंद के लिए आवश्यक है गैर परिवर्तनीय सामाजिक और आर्थिक कल्याण लक्ष्यों को बढ़ावा देकर परिवर्तनीय मौलिक अधिकारों को पूरक बनाता है। जैसे आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार अनुच्छेद 39 ए में, और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का पूरक है। तो आजीविका के पर्याप्त साधन एक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का पूरक है। फिर गतिशील व्याख्या और विकास, तो व्यापक और लचीला समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिशील व्याख्या की अनुमति देता है और विभिन्न सामाजिक आर्थिक संदर्भों में प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है। जैसे अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि। इसने वर्षों से विभिन्न श्रम कानून और न्यूनतम मजदूरी मानकों के निर्माण को निर्देशित किया है। फिर शिक्षाप्रद मूल्य, इन निर्देशों का एक शैक्षणिक महत्व है जो सत्ता में बैठे लोगों को राजनीतिक लोकतंत्र से अलग आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लक्ष्य की याद दिलाता है। तो जिसका उदाहरण है सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना अनुच्छेद
38 में। फिर अगला है जनमत का बल। तो प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इन निर्देशों का पालन न करने से उनका पद खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जनता द्वारा उन पर आंका जाएगा। तो इसका जैसे क्रियान्वयन जन कल्याणकारी उपायों को लागू करने में विफल रहने पर चुनावी परिणाम। फिर न्यायालयों के संदर्भ। तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा करने और कानूनों की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए इन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। जैसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ सुसंगत बनाना। फिर विपक्ष को सशक्त बनाने में, जैसे क्रियान्वयन न होने पर विपक्षी दलों को सरकार की आलोचना करने का अवसर मिलता है, जिससे स्वस्थ लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। उसका क्रियान्वयन जैसे भूमि सुधार या सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता पर आलोचना हुई। फिर डीपीएसपी की आलोचना क्या है? तो गैर न्याय संगत है। तो कानूनी बल का अभाव, ये अदालतों में लागू करने योग्य नहीं है, जिससे नीति क्रियान्वयन में संभावित उपेक्षा हो सकती है। फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भरता के कारण अनुपालन में परिवर्तनशीलता आती है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें, प्रवर्तन का अभाव, पोषण में सुधार के लिए अनुच्छेद 47 के निर्देश के बावजूद कुपोषण की लगातार समस्याएं असंगत क्रियान्वयन को दर्शाती हैं। फिर सुसंगत दर्शन का अभाव। तो एन श्रीनिवासन ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि वे अस्पष्ट, दोहरापूर्ण और तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित नहीं है। फिर रूढ़िवादी। तो जेनिंग्स ने तर्क दिया कि निर्देश 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं। भाग 4 समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद को दर्शाता है, जिससे 21वीं सदी में उसकी प्रासंगिकता संदिग्ध हो जाती है। जैसे नशीले पेय और दवाओं का निषेध आधुनिक उदार भारत में रूढ़िवादिता प्रतीत होता है। फिर अस्पष्टता और अस्पष्टता। तो व्यापक और सामान्य शब्दावली के कारण विशिष्ट रूप से क्रियान्वित करना और प्रभावी रूप से मापना कठिन हो जाता है। प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएं, व्यापक प्रगति अक्सर परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं को जन्म देती है, जिससे उनका व्यवहारिक अनुप्रयोग जटिल हो जाता है। जैसे अनुच्छेद बी और सी। आय और संपत्ति में असमानताओं को कम करने की मांग अस्पष्ट है, विभिन्न सरकारों द्वारा इसकी अलग अलग व्याख्या की गई है। फिर संसाधनों की कमी, वित्तीय निहितार्थ। डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकते, जिसके परिणाम स्वरूप चयनात्मक और आंशिक क्रियान्वयन होता है। अनुच्छेद 41, काम करने का अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता के अधीन है। कम वित्तीय क्षमता वाले क्षेत्रों को रोजगार उपलब्ध कराने में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। फिर प्राथमिकता का अभाव है। मौलिक अधिकारों के बाद गौण शासन और न्यायिक विचार विमर्श में उन्हें अक्सर कम ध्यान और प्राथमिकता दी जाती है। जैसे आरटीआई से पहले शिक्षा, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनने से पहले। तो आरटीआई से पहले शिक्षा, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनने से पहले अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के निर्देश को प्राथमिकता से लागू नहीं किया गया था। फिर दुरुपयोग की संभावना। तो राजनीतिक उपकरण है। डीपीएसपी की लचीली प्रकृति का राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिसमें पार्टियां वास्तविक कल्याण सुधार के बजाय चुनावी लाभ के लिए कार्यान्वयन का वादा करती है, जैसे न्याय योजना, मुफ्त उपहार जैसे चुनावी वादे। फिर संवैधानिक संघर्ष के संतानम ने कहा कि निर्देशों के कारण क्रियान्वयन के मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच टकराव पैदा हो जाता है। जैसे समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने से अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच तनाव पैदा होता है। फिर आगे देखें तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच तुलना। तो मौलिक अधिकार वे व्यक्तियों पर राज्यों के नियंत्रण को सीमित करते हैं, और नीति निर्देशक तत्व वे राज्य पर कुछ कर्तव्य आरोपित करते हैं और उन्हें पूरा करने का दायित्व राज्य पर डालते हैं। फिर मौलिक अधिकार न्यायालय में कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं, पर नीति निर्देशक तत्व गैर प्रवर्तनीय हैं। फिर इनका उद्देश्य है मौलिक अधिकार का, वे देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, और नीति निर्देशक तत्व उद्देश्य है देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। फिर मौलिक अधिकार इनके पास कानूनी प्रतिबंध है, पर डीपीएसपी उन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। फिर जो फंडामेंटल राइट है व्यक्तिगत विकास हेतु जरूरत है, और डीपीएसपी समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और स्वभाव से समाजवादी हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स का प्रवर्तन, कई अधिकारों को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं होती, पर डीपीएसपी के प्रवर्तन के लिए कानून की आवश्यकता है। फिर फंडामेंटल राइट्स की न्यायोचितता, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित करने के लिए बाध्य है, परंतु राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उल्लंघन किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने का आधार नहीं है। हालांकि न्यायालय किसी भी कानून की वैधता को इस आधार पर बरकरार रख सकता है कि उसे किसी निर्देश को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था। फिर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक
निधि निदेशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष। तो पहले मद्रास राज्य बना चंपकम दोराई राजन। तो मद्रास राज्य बना चंपकम दोराई राजन। न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सुनाया कि संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। यह मामला मेडिकल कॉलेज में आरक्षण से जुड़ा था, जिसे संविधान के अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन माना गया। फिर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। यह मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से संबंधित संविधान की संशोधनीयता को संबोधित करने वाले शुरुआती मामलों में से एक था। न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967। तो न्यायालय ने पहले के निर्णय को पलटते हुए कहा कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय हैं और संसद द्वारा उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इसने मौलिक अधिकारों की कीमत पर डीपीएसपी को लागू करने की विधायिका की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन आवश्यक है, दोनों समान रूप से वैध हैं। फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। न्यायालय ने मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य और संतुलन पर जोर देते हुए कहा वे पूरक और समान रूप से मौलिक हैं। इसने माना कि डीपीएसपी लक्ष्य को प्राप्त करने की आड़ में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून अमान्य है। तो डीपीएसपी लक्ष्य को प्राप्त करने की आड़ में मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून अमान्य होगा। फिर आया उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993। तो न्यायालय ने डीपीएसपी और मौलिक अधिकार दोनों का हवाला देते हुए कहा कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह निर्णय व्यापक संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिर है गुजरात मजदूर सभा बनाम गुजरात राज्य 2020। तो मौलिक अधिकार और राज्य नीति निदेशक सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य की सुसंगत परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय पर विचार करता है। वर्तमान स्थिति क्या है? तो मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी पर सर्वोच्चता प्राप्त है सिवाय अनुच्छेद 39 बी और सी के, जिन्हें अनुच्छेद 14 और 19 पर सर्वोच्चता प्राप्त है। तो ये हो गए डीपीएसपी।